हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी लेखपाल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आपदा प्रबंधन के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आपदा प्रबंधन के सिद्धांत और भारत की संवेदनशीलता के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जोखिम हस्तांतरण यानी कि रिस्क ट्रांसफर का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। बात करें जोखिम हस्तांतरण क्या होता है या रिस्क ट्रांसफर क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल को समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो आपका ये घर है और इसका आपने इंश्योरेंस करा रखा था या आपने इसका बीमा करा रखा था किसी एक्स कंपनी से। अब बाढ़ आती है, आपका ये घर ढह जाता है या बह जाता है, तब आपको इसका क्लेम कौन देगा? इसका क्लेम दूसरी पार्टी देगी। यानी जो आप पर रिस्क या आपको पर मुसीबत आई तो आपने इसका हस्तांतरण दूसरी पार्टी पर इसका बोझ डाल दिया। यही होता है जोखिम हस्तांतरण। तो इसका समान रूप क्या है? तो वो है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जोखिम का बोझ दूसरी पार्टी में स्थानांतरित करने का सबसे आम रूप क्या है? बीमा यानी कि इंश्योरेंस। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र चक्रवात यानी साइक्लोन की चपेट में है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का लगभग 85% बहुत संवेदनशील है, जिसमें से साइक्लोन से कितना ग्रसित है या किसकी साइक्लोन की या चक्रवात की चपेट में कितना है? 8%। जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 68% सूखा प्रबल क्षेत्र है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत का 8% क्षेत्र क्या है? चक्रवात की लपेट में है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा की स्थिति में सामना करने की क्षमता, जिसे हम बोलते हैं कॉपिंग कैपेसिटी। कॉपिंग कैपेसिटी के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए क्या आवश्यक है? निरंतर जागरूकता और संसाधनों का अच्छा प्रबंधन। यानी कि जब भी आपदा आती है तो इसके सामने करने की क्षमता समझ सकते हैं कि आप निरंतर इस चीज के लिए जागरूक रहें और संसाधन जो भी हैं, चाहे बाढ़ आए, सूखा हो या फिर और कोई आपदा आए, तो उसके लिए आपने संसाधनों का अच्छी तरीके से प्रबंध करके उसको तैयार रखना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो सामने करने की क्षमता के लिए समान समय और आपदा के दौरान निरंतर जागरूकता और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मान लो आपके पास सब कुछ है लेकिन आप संसाधनों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मतलब परेशानी उठाना पड़ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये दोनों हमारी बुक यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनको परचेस कर सकते हैं। एक है आपकी यूपीजी के स्कैनर, दूसरी है कंप्यूटर स्कैनर। तो इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी जिस हिसाब से के आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे पिछले एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बुक आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग मंगवा भी चुके हैं, आप चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। ये बुक मात्र 269 रुपए की डिलीवरी चार्ज सहित, दूसरी बुक 319 रुपए की जो यूपीजी के स्कैनर। तो दोनों ही बुक आपको एक साथ भी मिल जाएंगे, आप एक साथ भी इनको मंगवा सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल एग्जाम में आपको पता है 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्कैनर से आएंगे और 20 क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर से आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के से आएंगे। तो ये बुक आप ले सकते हैं, तो इससे आप अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आपको मिलान करना है और फिर सही ऑप्शन बताना है। तो एक और आपदा दे रखी है, दूसरी ओर उसके प्रकार दे रखे हैं, यानी कि डिजास्टर और उसके टाइप दे रखे हैं। नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, इनमें से क्या है? तो नेचुरल आपदा कौन सी हो जाएगी? सुनामी। तो पहले का किससे मैच हो जाएगा? दूसरे से। पहले का दूसरे से अगर मैच देखें तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी इन दोनों में हो सकता है। अगला है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा क्या है? औद्योगिक दुर्घटना, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में या औद्योगिक रूप से कोई दुर्घटना हो जाती है तो मानव निर्मित ही मानी जाती है। तो दूसरे का फर्स्ट से मैच हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट से हो गया, तीसरे का थर्ड से हो जाएगा। जैविक आपदा क्या है? महामारी जैसे कि कोविड। तो ये क्या थी? जैविक आपदा या बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सुनामी प्राकृतिक, औद्योगिक दुर्घटना मानव निर्मित है और महामारी जैविक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, खतरा एक डैश की आशंका है। दोस्तों, खतरा क्या है? खतरा एक मतलब कह सकते हैं एक जोखिम की आशंका होती है। एक आशंका होती है, मतलब पूरी तरीके से ये नहीं मान सकते कि खतरा है तो कुछ हो जाएगा, मतलब एक डर रहता है। अगर खतरा एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और तो वो एक डिजास्टर या आपदा बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे, खतरा क्या है? एक जोखिम या रिस्क की आशंका। तो खतरा एक जोखिम की आशंका, जबकि आपदा क्या है? एक वास्तविक घटना या त्रासदी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संबंध में कौन सा कानून प्रावधान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत क्वेश्चन करके आंसर टिक करके आएंगे। तो ध्यान रखेंगे, भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। तो कोई भी कानून नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
तो आपदा प्रबंधन अधिनियम में किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में अधिसूचित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक भेद्यता, इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों अगर आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे या कह सकते हैं आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे तो आपको भेद्यता शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं सीधे सच्ची या इजी लैंग्वेज में कहूँ भेद्यता क्या होती है, तो ये होती है डिग्री ऑफ इनसेंसिटिवनेस, यानी कि कह सकते हैं कि जो कोई भी खतरा है या उसके लिए आप कितना जागरूक, मतलब कह सकते हैं इस तरीके से आप कितना असंवेदनशील हैं खतरे को लेकर या आपदा को लेकर, तो वही होती है। यानी जितना जितना कम आप असंवेदनशील होंगे उतना ही ज्यादा भेद्यता बढ़ जाएगी। तो यही है इसमें दिया हुआ, ठीक। आर्थिक भेद्यता या इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ध्यान रखेंगे। गरीबी के कारण लोग मजबूत संरचनाएं नहीं बना पाते, तो ये क्या आ जाएगा, आर्थिक भेद्यता या इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो गरीब लोग आपदाओं के प्रति अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि उनके पास मजबूत संरचनाओं के निर्माण के लिए संसाधनों की कमी होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भेद्यता या वर्नेबिलिटी के बारे में क्या सत्य है। तो ये समय के साथ स्थिर रहती है, तो ये अलग चीज है। समय के साथ ये वैसे पूरी तरीके से रहती है, मतलब समय का इस पर प्रभाव पड़ता है। ये जोखिम से पूरी तरह स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सही है। ये समुदाय के भीतर काफी भिन्न हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भेद्यता समुदाय के भीतर और समय के साथ काफी भिन्न होती है और इसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रवात यानी कि साइक्लोन भारत के किस हिस्से को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो कौन सा किस हिस्से को करता है, तटीय क्षेत्र को। लगभग 8% क्षेत्र को ये प्रभावित भारत में करता है। तो भारत के 8% क्षेत्र मुख्यतः तट चक्रवात की चपेट में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन चक्र में न्यूनीकरण या मिटिगेशन का उद्देश्य क्या है। तो आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट में साइकिल में तो न्यूनीकरण या मिटिगेशन क्या होता है, ध्यान रखेंगे। आपदा के प्रभाव को गंभीरता के पहले ही कम कर देना, यानी आपदा जो भी होगी तो उसके जो इफेक्ट होंगे तो उससे पहले ही कम करने की कोशिश करना, तो इसमें ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूनीकरण का अर्थ है जोखिम की घटना या उसके परिणामों को की संभावना को कम करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करना, तो ये क्या होता है, न्यूनीकरण या मिटिगेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन का वो सिद्धांत कौन सा है जो आपदा से पूर्व जोखिम को कम करने पर बल देता है। तो जो आपको बता चुका हूं वही है शमन या मिटिगेशन या न्यूनीकरण भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो शमन या मिटिगेशन का अर्थ है आपदा आने से पहले उसके प्रभाव को कम करना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, भूकंप रोधी, आपको भवन का निर्माण करना, भूकंप रोधी जो भूकंप से पूरी तरीके से सुरक्षित रहे इस तरीके के घर बनाना, बाढ़ नियंत्रण बांध बनाना। अगर बाढ़ की आपदा आ रही है तो आपको बाढ़ नियंत्रण या बाढ़ को कंट्रोल करने वाले डैम की बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये आपदा प्रबंधन का सबसे दूरदर्शी सिद्धांत माना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना कथन दिए हुए हैं। तो पहला है, भारत भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील देशों में है। भारत का लगभग 60% भूभाग भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। तो इनमें दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गतिविधियों के कारण भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और लगभग 60% क्षेत्र भूकंपीय जोखिम में आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक और आपदा दी रखी है, दूसरा अधिक प्रभावित क्षेत्र दे रखे हैं। जैसे कि चक्रवात है तो चक्रवात उड़ीसा तट पर आता है। भूकंप उत्तराखंड में जो राज्य दिए हुए हैं। सूखा राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करता है राजस्थान को। बाढ़ असम में बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, यानी 1 2 3 4, ए का पहले से, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से और डी का चौथे से। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत में क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विशेष आपदाएं बार बार आती हैं, जैसे उड़ीसा में चक्रवात, असम में बाढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था है, तो कौन सी है। यह है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपका प्राधिकरण, यानी कि आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और अथॉरिटी। तो एनडीएमए ये सबसे बड़ी संस्था होती है। बाकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये सेकंड नंबर पर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नीति निर्धारण का सर्वोच्च संस्था है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है शमन या मिटिगेशन, फिर तैयारी करना, फिर उसके लिए प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी आपदा आने पर प्रतिक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए, और जब सब कुछ हो जाता है तो पुनर्निर्माण या पुनर्वास होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपदा प्रबंधन एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें पहले जोखिम घटाया जाता है, यानी कि मिटिगेशन किया जाता है, फिर तैयारी करी जाती है और आपदा के समय प्रतिक्रिया देना है, और अंत में पुनर्वास या पुनर्निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड, यानी कथन और कारण के आधार पर। तो दिया हुआ है भारत बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। रीजन है इसका कारण, भारत में मानसून वर्षा असमान और तीव्र होती है। तो ये दोनों ही सही है और सही इसकी व्याख्या भी है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आसमान मानसून नदी तंत्र और मैदानों की भौगोलिक संरचना बाढ़ का मुख्य कारण है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य ढांचा कौन सा है जिसे भारत ने अपनाया है? तो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इसे मान लेंगे। तो कौन सा है? यह सेंडाई फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक है। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक ढांचा है, यानी ग्लोबल लेवल पर है इसकी स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही कथन है। तो पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, ये अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका अगला है, अगला कथन, इसमें आपदा प्रबंधन को केवल दिया हुआ केवल राहत तक सीमित किया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन, पहला ही इसमें जो है दिया हुआ सही है, केवल एक सही है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में शमन, तैयारी, लेकिन इसमें क्या है, केवल राहत तक, प्रतिक्रिया और पुनर्वास सभी शामिल हैं, केवल राहत नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्थाओं का सही मिलान करना है, एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ। तो एनडीएमए क्या है और एसडीएमए, तो ये इससे हो जाएगा मैच, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी अथॉरिटी, फिर आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर एनडीआरएफ। तो इसमें ये मैच इससे हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ आपदा के समय बचाव और राहत का कार्य करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक संवेदनशीलता का मुख्य कारण नहीं है। भारत की जो अधिक संवेदनशीलता का मुख्य कारण क्या नहीं है? भौगोलिक विविधता है, जलवायु परिवर्तन भी है, जनसंख्या घनत्व भी है, लेकिन तकनीकी प्रगति नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तकनीकी प्रगति संवेदनशीलता को घटाने में सहायक होती है, जबकि शेष कारण जोखिम बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये तो 20 इंपोर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन जो आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम में दिए हुए हैं, और उम्मीद करूंगा इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर सकते हैं। बाकी ये हमारी बुक्स हैं, आप इनको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप के जरिए आप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी किस तरीके से बुक का ऑर्डर लगाना है। यूपी जी के स्कैनर है, कंप्यूटर स्कैनर है, एजीटीए एग्जाम के लिए ये बुक है, और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, और बाकी और सारी फ्यूचर में बहुत सारी बुक्स हमारी देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत बेहतर कंटेंट है, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही है किस तरीके का हमारा कंटेंट होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।